Hello everyone, myself Thakur Puneet Rajput and I welcome to you all in Udit Pharmacy, and today we are going to discuss about pharmaceutical chemistry definition part 2. In last lecture we will discuss about 1 to 25 definition means हम लोगों ने last lecture में 25 डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 26 डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब 26 डेफिनेशन हमारे क्या है, एंटी कैरीज एजेंट। ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट क्या रहता है, द एजेंट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, टूथ डिके आर कोल्ड एंटी कैरीज एजेंट। एग्जाम्पल है इनके सोडियम फ्लोराइड, स्टेनियस फ्लोराइड। देखिए एंटी कैरीज एजेंट क्या रहते हैं, एंटी कैरीज एजेंट बेसिकली हमारे किसके लिए, हमारे जो डेंटल प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब कि डेंटल मतलब कि जो हम दांतों के लिए यूज करते हैं। देखिए टीथ वर्ड यूज हुआ है मतलब कि दांत, तो मतलब कि वे एजेंट्स रहते हैं एंटी कैरीज एजेंट जो हमारी यूज होता है किसके ट्रीटमेंट के लिए, डेंटल कैरीज के लिए, मतलब कि टूथ डिके के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी कैरीज एजेंट बोलते हैं। उसके एग्जांपल हमने क्या लिया है, सोडियम फ्लोराइड लिया है, स्टेनियस फ्लोराइड लिया है। इसके बाद में 27 है अपना क्या, क्लेनिसिंग एजेंट। यानी क्लेनिसिंग एजेंट्स क्या रहते हैं अपने, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिमूव स्टेन फ्रॉम द टीथ आर कॉल्ड क्लेनिसिंग एजेंट। क्या वे एजेंट्स जो हमारे किसके लिए यूजफुल होते हैं, वे सब्सटेंसेस जो हमारे यूज होता है किसको रिमूव करने के लिए, स्टेन को, किस में से, टीथ में से स्टेन को रिमूव करने के लिए जो हमारे सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं क्लेनिसिंग एजेंट बोलते हैं। एग्जांपल क्या है उसके, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट और सोडियम फोस्फेट। ठीक है, उसके बाद में पॉलिशिंग एजेंट 28 डेफिनेशन हमारी क्या, पॉलिशिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव व्हाइटनेस टू टीथ बाय देयर एब्रेसिव एक्शन आर कॉल्ड पॉलिशिंग एजेंट्स। देखिए वे सब्सटेंस से पॉलिशिंग एजेंट्स कौन से एजेंट्स रहते हैं, फिर कौन से सब्सटेंस रहते हैं जो गिव मतलब कि व्हाइटनेस टू टीथ, टीथ को क्या देते हैं, व्हाइटनेस देते हैं। यानी कि जैसे हमारा जैसे कोलगेट हो गया, हमारे दांतों को क्लीन करता है। हम बोलते हैं ना कि डिफरेंट जैसे पतंजलि का हो गया, कोलगेट का यूज कर लिया हमने, है ना, ओरल बी का यूज कर लिया। मतलब कि क्या हमारा क्या कर रहा है वो, टीथ को एक तो हमारे टीथ में क्या कैविटीज लगने से बचा रहा है, और दूसरा क्या हमारे टीथ को क्लीन कर रहा है, व्हाइट कर रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, एब्रेसिव एक्शन आर कॉल्ड पॉलिशिंग एजेंट। एग्जांपल क्या है इसका, स्टेनस फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में 29th डेफिनेशन अपनी क्या, डिसेंटेसाइंग एजेंट्स। डिसेंटेसाइंग एजेंट्स क्या रहते हैं, द सब्सटेंस विच रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ टूथ टू हीट एंड कोल्ड आर नोन एज डिसेंटेसाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए ये डिसेंटेसाइजिंग एजेंट क्या रहते हैं, वे एजेंट्स रहते हैं जैसे हमारे जो हम कुछ भी गर्म खाते हैं या फिर ठंडा खाते हैं, हमारे दांतों में क्या झंझनाहट सी महसूस होती है हमें, है ना, मतलब कि क्या एक तरीके से जैसे आपने कुछ आइसक्रीम खाई तो आपके दांतों में एकदम से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, है ना, एकदम से कुछ झंझनाहट से महसूस हुई, दर्द होने लगा, तो वो क्या होता है, उस चीज को हमारे ठीक करने के लिए हम कौन से सब्सटेंसेस लेते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, सेंसिटिविटी को, किसको, सेंसिटिविटी को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट लेते हैं। इसका एग्जांपल हमारा जिंक क्लोराइड, स्टेनम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद में 30 नंबर की अपनी डेफिनेशन है क्या, डेंटिफ्राइसिस, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिशिंग डर्टी सरफेस ऑफ टूथ आर कॉल्ड डेंटिफ्राइसिंग। एग्जांपल इसका कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए डेंटिफ्राइसिस क्या होता है, डेंटिफ्राइसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे क्या बेसिकली हमारे जो टूथ को क्लीन करने के लिए, डर्टी पार्ट को, टूथ के डर्टी सरफेस को या फिर डर्टी पार्ट को क्लीन करने के लिए जो हम यूज करते हैं सब्सटेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिफ्राइसिस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है हमारे कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस में क्या रहता है, व्हेन मोर क्वालिटी ऑफ फ्लोराइड इज इंक्रीज्ड it is carried to bones and tooth are produced molting of enamel which is known as dental fluorosis।
अब देखिए डेंटल फ्लोरोसिस क्या है, मतलब कि एक ये कंडीशन है जब हमारे क्या मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड, जब हमारी फ्लोराइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, इट इज कैरिड टू बोन्स, किस में कैरी होने लगती है वो बोन्स में या फिर हमारे टूथ में, प्रोड्यूस मोलेटिंग ऑफ एनिमल विच इज नोन एज, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। ओके, इसके बाद में इनहेलेशन या फिर इनहेलेंट्स भी बोल सकते हैं हम इनको। तो इनहेलेंट्स क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर इन वेपर और गैस फॉर्म आर इनहेल्ड थ्रू नोज आर कॉल्ड इनहेलेशंस। ठीक है, देखिए इनहेलेशंस क्या हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इनहेलेशंस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे क्या वेपर की या फिर गैस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, या तो वेपर की फॉर्म में हो या फिर गैस की फॉर्म में हो, उनको हम क्या इनहेल करते हैं, इनहेल्ड थ्रू किसके द्वारा, नोज के द्वारा, उनको हम क्या बोलते हैं इनहेलेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या, और इस प्रोसेस में हम इनहेलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनहेलेंट्स हमारे बेसिकली कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, या तो वो किस फॉर्म में रहेंगे, वेपर की फॉर्म में रहेंगे या फिर गैस की फॉर्म में रहेंगे, जिसको हम इनहेल्ड करेंगे, यानी कि लेंगे किसके द्वारा, नोज के द्वारा। इसके एग्जांपल हमारे क्या O2 ऑक्सीजन अपनी, NO2 नाइट्रोजन, या फिर हमारी क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके बाद में 33 डेफिनेशन है अपनी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या रहते हैं, द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, क्या वे सब्सटेंसेस जो हमारे किसके रेट को स्टिमुलेट करें, रेस्पिरेशन के रेट को स्टिमुलेट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, अमोनियम कार्बोनेट। ओके, मतलब कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या रहते हैं, जो हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या करे, स्टिमुलेट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बोलते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे क्या, अमोनियम कार्बोनेट। स्लाइड में एक बार और चलते, देखिए इमेटिक्स क्या बोल रहा था, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस वोमिटिंग, जो हमारे वोमिटिंग को प्रोड्यूस करा रहे थे सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं, इमेटिक्स होते हैं। वही हमारे क्या एंटीडोट्स रहते हैं, वो ऐसे एजेंट्स रहते हैं जो हमारे पॉइजन के एक्शन को स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी ने पॉइजन ले लिया, पॉइजन लेने के बाद में वो हॉस्पिटल में गया, तो जब तक अगर जब उसे एंटीडोट नहीं देंगे, वो पॉइजन को रोकेंगे नहीं, तो वोमिटिंग कराने का क्या फायदा है। तो हम क्या देंगे, सबसे पहले वोमिटिंग कराएंगे, तुरंत ही एंटीडोट दे देंगे, ताकि कि उसका पॉइजन का असर जितना बॉडी के अंदर बचा है उससे ज्यादा ना फैल सके। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है हमारा क्या, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स, 37 डेफिनेशन अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दिस सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या वे सब्सटेंसेस जिसका एक्वस सॉल्यूशन क्या कंडक्ट करे, क्या कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ओके, 38 डेफिनेशन अपनी क्या, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ICF, I मतलब इंट्रा, C मतलब सेलुलर और F मतलब फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या रहता है, इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल, क्या जो फ्लूइड हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, मतलब कि इंट्रा मतलब अंदर, तो जो फ्लूइड अंदर प्रेजेंट रहेगा उसको हम इंट्रा सेलुलर बोलेंगे। सेलुलर मतलब सेल, फ्लूइड मतलब कि फ्लूइड ही रहेगा, और इंट्रा मतलब कि अंदर वाला, तो जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एग्जाम्पल अपना साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपने HAP में पढ़ ही लिया होगा साइटोप्लाज्म, जब सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो साइटोप्लाज्म क्या रहता है, जो हमारा जेली टाइप फ्लूइड हमारे किसके अंदर, सेल के अंदर फिल रहता है, जो फ्लूइड हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वो कैसा फ्लूइड रहता है, इंट्रासेलुलर, क्योंकि वो सेल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि वो फ्लूइड जो हमारी सेल के बाहर रहता है, इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल, फ्लूइड मतलब फ्लूइड है। ठीक है, तो इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, जो हमारी सेल के आउटसाइड प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ECF, E मतलब एक्स्ट्रा, C मतलब सेलुलर और F मतलब फ्लूइड। एग्जांपल क्या है इसका, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, क्यों, क्या ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू बेसिकली क्या रहते हैं, जो सेल्स के बीच, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड का एग्जांपल हमने यहाँ पे क्यों लिया है, देखिए बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है ना। तो टिश्यू बनाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई इसकी साइड में, ये तीसरी सेल आ जाएगी इसकी साइड में। तो ये सेल का जो ग्रुप्स रहता है ना, तो वो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो जो इन सेल के बीच में, ये दो सेल हो गई, इनके जो बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे,
इसी को हम जो ये फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो सेल के अंदर जो यहाँ पे अंदर प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, इसके बाद कर रहा था रिप्लेसमेंट थेरेपी द एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें बता रहा था, ठीक है, कि क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी के अंदर है या नहीं है। हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशेस है, ये हमें क्या, ये क्या कर रहा है, हमारे बैलेंस कर रहा है किसको, इलेक्ट्रोलाइट को हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशेस में। थोड़ा देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में वो क्या हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बता रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशेस में हमें क्या बता रहा है, वो जो हमारा बॉडी फ्लूइड, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो सब हमारे अंदर जिसका डिसबैलेंस हो गया, उसको करेक्ट बॉडी फ्लूइड मतलब कि बराबर करने के लिए हम क्या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशेस का यूज करते हैं। जैसे इसका मैं हम 43 डेफिनेशन देखिए, ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, ठीक है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, दी प्रिपरेशन विच आर गिव ओरली टू करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आर कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। मतलब क्या, जो हम क्या देते हैं बेसिकली किसको, बेसिक प्रिपरेशन है ओरली, जो हम ओरली देते हैं। ORS क्या है, एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसको हम ओरली देते हैं, किसको करेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग, मतलब कि उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, जिसको हम फोर्थ फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, ORS। और इसके जो हमने ORT लिखा इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये थेरेपी। देखिए जो हमारी प्रिपरेशन है, जो ओरल, जो ओरली ORS एक प्रिपरेशन है जो ओरली दी जाती है, किसको करेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करेक्ट करने के लिए, मतलब बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिसबैलेंस हो गया उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, एक प्रिपरेशन है ORS जो ओरली दी जाती है, ठीक है। और जो ORS वाली जो प्रिपरेशन जिसको हम ओरली दे रहे हैं उसको, उसकी थेरेपी क्या कहलाती है, ओरल रिहाइड्रेटिंग थेरेपी, जिसको हम ORT भी बोल रहे हैं। ओके, इसके बाद में 44th डेफिनेशन है अपनी, हाइपोकैलिमा। ये इट मींस डिक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। क्या हाइपोकैलिमिया क्या है, मतलब कि हमारा जो पोटेशियम का लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलिमिया, ठीक है। हाइपरकैलिमिया क्या रहता है, हाइपरकैलिमिया में रहता है मतलब कि जो हमारा पोटेशियम का लेवल है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो गया है। हाइपो मतलब हमेशा आप जहां पे भी हाइपो वर्ड देखे वहां पे मतलब कम होगा, और हाइपर मतलब ज्यादा। जैसे आपने सुना होगा भाई, जैसे कोई किसी को बोलता है, क्या बोलता है भाई, ज्यादा हाइपर मत हो तू, मतलब कि ज्यादा गुस्सा उस्सा मत कर यार। तो हाइपो मतलब कम होना, इट मींस डिक्रीज लेवल पोटेशियम का लेवल। हाइपोकैलेमिया मतलब कि पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है ब्लड के अंदर, और हाइपरकैलेमिया मतलब कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का क्या मतलब है, इट मींस डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड। क्या हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या है कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर सोडियम का लेवल डिक्रीज हो गया है, ठीक है। नेट्रीमिया मतलब कि सोडियम, और कैलीमिया मतलब कि पोटेशियम। देखिए कैलीमिया और नेट्रीमिया कैसे लर्न रख सकते हैं, देखिए हमारे पास इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म लर्न करने का है। देखिए हाइपो कैलीमिया, कैलीमिया के अंदर क्या रहा है, के, और पोटेशियम किससे डिनोट होता है, के से डिनोट होता है, तो आप यहां से भी लर्न रख सकते हैं। कैलीमिया मतलब कैलीमिया में आ रहा है के, और के से क्या डिनोट होता है, पोटेशियम, और हाइपो मतलब डिक्रीज, और हाइपर मतलब इंक्रीज, तो वो तो आपको पता ही लग गया। तो कैलीमिया पोटेशियम का मतलब कि आपको कोई पूछे हाइपोकैलीमिया, तो कैलीमिया में देखिए एकदम के आ रहा है, आपको पता है, तो मतलब पोटेशियम की बात होगी। तो हाइपोकैलीमिया मतलब कि हाइपो मतलब कि कम होना, तो क्या हमारे जो हाइपोकैलीमिया क्या होता है, हाइपोकैलीमिया वो होता है जिसके अंदर जो जब हमारा ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाए, ठीक है। और हाइपोनेट्रीमिया, नेट्रीमिया एन किसका सिग्नल होता है, सोडियम का। तो हाइपोनेट्रीमिया तो मतलब कि हाइपो आ रहा है मतलब कम हो रहा है, क्या एन क्या है, सोडियम, तो सोडियम का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम हो रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। ओके, तो अब 40 डेफिनेशन देखते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मतलब कि अपनी ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल अब इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इट मींस इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन दी ब्लड। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब सोडियम का लेवल इंक्रीज हो गया किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब क्या है, हेमेटोनिक्स, ठीक है। अब देखिए हेमेटोनिक क्या होता है, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड आर कॉल्ड हेमेटोनिक। एग्जांपल फ्लोरस, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, विटामिन B12। देखिए
हेमेटोनिक्स क्या रहती है, एक ऐसी कंडीशन है या फिर ऐसे सब्सटेंसेस हैं, सॉरी हेमेटोनिक्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इंक्रीज कर देते हैं किसके अमाउंट को, हीमोग्लोबिन के अमाउंट को हमारे ब्लड के अंदर। मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर मान लीजिए हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो गई, कम हो गए, तो उनको क्या इंक्रीज करने के लिए, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हेमेटोनिक सब्सटेंसेस जो हमारे ऐसे सब्सटेंस जो हेमेटोनिक्स रहते हैं, वे सब्सटेंसेस देते हैं ताकि क्या इंक्रीज कर दे किसको, हीमोग्लोबिन के अमाउंट को किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो वही हमने डेफिनेशन में लिखा, द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड आर कॉल्ड हेमेटोनिक्स। एग्जांपल है हमारा इसका फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और विटामिन B12। ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के अंदर बेसिकली हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स की बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी जैसे इट इज द स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस फ्रॉम द सब्सटेंसेस। देखिए अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशन की बात बताई थी, रेडिएशन ही के रेडियो एक्टिविटी में क्या हम रेडिएशन की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये क्या, एक spontaneous and continuous emission of alpha beta and gamma radiation from these substances। ठीक है, 50 डेफिनेशन, 50 नंबर की डेफिनेशन अपनी का, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में अब क्या पढ़े, द सब्सटेंस विच इमिट रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर एंड आर यूज इन मेडिसिन आर कॉल्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब कि वे सब्सटेंसेस जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो मतलब बेसिकली इमिट करते हैं किसको, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को, और यूज होता है किसके लिए, मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। एग्जांपल इसका क्या, कैल्शियम Ca44 एंड Ca45, कार्बन, कार्बन किससे डिनोट है, C से डिनोट होता है, तो कार्बन C14, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट को किससे नोट करते हैं, CO को, और किससे, क्या है इसका एटॉमिक मास 60, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास की बात करें। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो हमने क्या, अब ये आ गया। थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। आज हमने और 25 डेफिनेशन डिस्कस कर ली, तो हमारे 50 डेफिनेशन डिस्कस हो चुके हैं फ्रेंड्स। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।